और मित्रों, आलोचना संग्रह फूल सी कोमल वज्र से कठोर की लगभग पूरी यात्रा आपने मेरे साथ की। अब समय है साहित्य अकादमी के पूर्व उप सचिव ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी के विचारों को जानने का, जो उन्होंने इस कृति को पढ़ने के बाद, यूं कहूं कि प्रकाशित होने से पहले पांडुलिपि पढ़ने के बाद जो अपने विचार दिए और जिसे प्रकाशक द्वारा भूमिका के तौर पर पुस्तक में रखा गया, संजोया गया, उसे आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भूमिका डॉक्टर आरती स्मिथ द्वारा लिखित कृति फूल सी कोमल वज्र से कठोर नारी विमर्श पर केंद्रित 10 आलेखों एवं शोध पत्रों का संकलन है। इन आलेखों के माध्यम से हम वैदिक काल से लेकर 21वीं सदी तक समाज में स्त्रियों की स्थिति, अपने साथ होने वाले असमानता के व्यवहार के विरुद्ध उनके संघर्ष, समाज और परिवार में उनकी दोयम दर्जे की स्थिति, साहित्य में उनके शोषण एवं दमन के प्रतिकार में उठने वाली आवाजों को देख सुन सकते हैं। वैसे तो भारतीय समाज में मौजूदा स्त्री विमर्श को पश्चिमी स्त्री आंदोलनों से प्रभावित माना जाता रहा है और वहां से आयातित भी, लेकिन भारतीय परंपरा और साहित्य में भी स्त्री प्रतिरोध का सार मौजूद रहा है और इसके सूत्र थेरी गाथाओं तक जाते हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों के लोकगीतों में भी स्त्री वेदना और उसकी पीड़ा के स्वर आज भी हमें अभिभूत कर जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक के कुछ लेखों में हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्त्री की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को विमर्श के केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य और सिनेमा में उसके परिवर्तित होते स्वरूप की चर्चा की गई है। संकलित लेखों में स्त्री की अपनी स्वतंत्र अस्मिता का प्रश्न उठाया गया है कि क्या हमारे मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की स्त्रियां सचमुच स्वतंत्र हैं? लेखिका का मानना है कि मध्य वर्गीय स्त्रियों की स्थिति उतनी ही दयनीय है जितनी उनके घर में काम करने वाली बाई की, और कभी कभी उससे भी दयनीय। लेखिका इनकी जीवन पद्धति को उद्धृत करते हुए अपनी बात को तार्किक परिणति तक पहुंचाती हैं। वे इस बात को दिखाती हैं कि कैसे वैदिक काल से पौराणिक काल तक आते आते स्त्री की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और वह स्वतंत्र चेता स्त्री की जगह एक देह या वस्तु में परिणत हो जाती है। मध्य युग तक पहुंचते पहुंचते उनकी स्थिति में और गिरावट आ जाती है। भारतीय नवजागरण काल में स्त्री जीवन की त्रासदी को लेकर गंभीर चिंतन और विमर्श शुरू होता है और राजा राम मोहन राय जैसे सुधारवादियों के प्रयास से बहुत सी हदबंदियों से मुक्ति की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में स्त्रियां घरों की देहरी से निकलकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और उनकी अपनी एक स्वतंत्र छवि बनते हुए हम देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप स्त्रियां स्वतंत्र चिंतन शुरू करती हैं और अपनी ही दशा से मुक्ति के लिए प्रयत्न भी। समाज के बहुत से नैतिक मानदंडों पर वे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं जो सिर्फ उनके लिए बने हैं, पुरुषों के लिए नहीं। लेखिका ने कई लेखों में यह मुद्दा भी उठाया है कि आज की स्त्री उपभोक्तावाद की गिरफ्त में है। स्त्री मुक्ति के नाम पर वह देह मुक्ति चाहती है और बाजार उसे इस तरफ प्रेरित कर रहा है। वह कहने लगी है कि यह देह हमारी है, हम चाहें जैसे इसका उपयोग करें। वह शायद स्वयं को बाजार के हवाले करना, यानी एक गिरफ्त से छूटकर दूसरे गिरफ्त में फंसना है।
लेखिका इस खतरे की तरफ अपने कई लेखों में इशारा करती हैं। संग्रह में एक लेख श्रमिक स्त्रियों को लेकर है, महिलाओं का श्रम साध्य जीवन शीर्षक से। इसमें इस वर्ग की स्त्रियों के कष्टप्रद जीवन को दर्शाया गया है कि किस प्रकार काम के घंटों और मजदूरी को लेकर उनके साथ विभेद किया जाता है और उसी काम के लिए उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए। कार्यस्थल पर उनका दैहिक एवं आर्थिक शोषण होता है। इस शोषण को रोकने के लिए कानून नहीं बने हैं, किंतु उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना बाकी है। लेखिका ने स्त्रियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज से संबंधित आंकड़ों से अपने विचारों की पुष्टि तो की है, लेकिन लेख में इन आंकड़ों के स्रोत नहीं दिए गए हैं जो प्रामाणिकता के लिए जरूरी है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लेख है स्त्री विमर्श और प्रेमचंद। प्रेमचंद के लेखों और उनके कथा साहित्य के आधार पर प्रेमचंद की स्त्री संबंधी सोच को इसमें रेखांकित किया गया है। प्रेमचंद ने लिखा है कि शिक्षा के प्रसार के साथ स्त्रियों में अपनी अधोगति को लेकर विद्रोह का भाव उत्पन्न हो रहा है और तलाक की मांग इसी विद्रोह की सूचक है। अपने कथा साहित्य में प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष के इस सामाजिक वैषम्य को चित्रित करने के साथ उसका प्रतिकार भी किया। हम उनकी कृतियों में बाल विवाह, अनमेल विवाह, वेश्या का जीवन संकट, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह संबंधी समस्याओं पर गंभीर चिंतन और उनके उन्मूलन के विचार को देख सकते हैं। लेखिका का मानना है कि प्रेमचंद ने स्त्री अधिकारों की सदैव पैरवी की, किंतु भारतीय संस्कृति भुलाकर कुराह चलकर नहीं, जो वर्तमान समय में स्त्री मुक्ति के केंद्र में है। स्पष्ट है कि लेखिका ऐसी स्त्री मुक्ति की आकांक्षी नहीं है जहां प्रेम के नाम पर शारीरिक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की लकीर मिटा दी जाए। वह नारी विमर्श में नारी के अधिकारों, उसकी मुक्ति एवं स्वतंत्रता के प्रश्न में उसकी यौन सुचिता का सवाल भी महत्वपूर्ण मानती है। उनका कहना है कि समाज में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को प्रेमचंद ने पुरुष की बीमार मानसिकता का प्रतिफल बताया। उन्होंने स्त्री के बांझ होने के कारण उसकी उपेक्षा होने के विरुद्ध आवाज बुलंद की। लेखिका का यह निष्कर्ष उचित ही है कि आज जो मुद्दे स्त्री विमर्श की रूपरेखा बन रहे हैं, उनके बीज हम प्रेमचंद के लेखन में देख सकते हैं। वर्जना से मुक्ति तक लेख में स्त्री की क्रमशः हीनतर होती सामाजिक स्थिति को लेखिका ने वैदिक काल से लेकर समकाल तक उदाहरणों द्वारा सामने रखा है कि किस तरह वैदिक काल में धन, संपत्ति, ज्ञान एवं ऊर्जा का स्रोत मानी जाने वाली स्त्री उत्तर वैदिक काल में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दी जाती है। पौराणिक काल तक पहुंचते पहुंचते उसके लिए बहुत सी सीमा रेखाएं बना दी जाती हैं। लेखिका रामायण और महाभारत के कई प्रसंगों को उद्धृत करती हुई यह कहने से भी नहीं चूकती कि कैसे एक व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखा जाने लगा था। उनका यह आक्रोश इन पंक्तियों में मुखर है। समय रामायण व महाभारत की घटनाओं का हो या आज की परिस्थिति में रंगा, स्वरूप बदला है और कुछ नहीं। पुरुषों की मानसिकता तथा स्त्री की वर्जना मुक्ति हेतु छटपटाहट आज भी वही है। जो बदला है उसकी प्रतिशतता बहुत कम है। आज भी घर, सड़क और महल में आज की द्रौपदी चीख रही है और समाज भीष्म पितामह बना हुआ है। सबसे पीड़ित तो आज की सीता है, जो अपने जनक की दी हुई सीख के अनुकूल आजीवन चलते रहने की कोशिश में हर पल मरती है। नहीं मरना चाहती तो दुष्चरित्रा कहकर घर से निकाल दी जाती है। उसकी इस अवस्था का जितना दोषी पति होता है, उतना ही पिता।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय को लेखिका ने स्त्री की मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम माना है। जब औरतों ने पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन को गति दी और महात्मा गांधी के आह्वान पर हजारों स्त्रियां घरों की चौखट पार कर बाहर आ गईं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री आगे बढ़ रही है, चाहे वह पुलिस, सेना, सशस्त्र बलों जैसे स्त्रियों के लिए वर्जित क्षेत्र ही क्यों ना हो। आज स्त्रियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लेखिका ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि स्त्रियों ने समाज द्वारा निर्धारित वर्जनाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उसने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने कर्म और ज्ञान को अस्त्र शस्त्र बनाकर मुक्ति की तलाश की। लेखिका ने इसके साथ ही अतिवाद की ओर भी इंगित किया है, जहां स्त्री ने पुरुष से प्रतिशोध लेने के लिए खुद को बाजार का हिस्सा बना दिया और वह वही कर रही है जिसे पुरुष प्रधान बाजार चाहता है। एक अन्य लेख भारतीय नवजागरण से लेकर वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संघर्षशील महिलाएं। इस लेख में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर समकालीन समय तक स्त्रियों के संघर्ष की गाथा को सामने रखा है और यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों की अहम भूमिका रही है और वर्तमान में स्त्रियां अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए पिछड़े समाजों के प्रति न्याय तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन आज के इस तथाकथित सभ्य समाज में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार, यौन शोषण, शारीरिक एवं मानसिक दमन का सिलसिला थमा नहीं है और स्त्रियों को उसके विरुद्ध संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। भारतीय नारी सभ्यता के विभिन्न आयाम में सभ्यता के विकास के प्रथम चरण से लेकर अब तक स्त्री जीवन के विभिन्न पक्षों पर विहंगम दृष्टि डाली गई है। साथ ही इस बात का भी संकेत किया गया है कि सफलता का झंडा गाड़ने वाली स्त्रियों का प्रतिशत बहुत कम है। अब भी समाज में भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, घर के भीतर और बाहर बालिकाओं और किशोरियों की असुरक्षा, कार्यस्थलों पर उनका दैहिक एवं मानसिक शोषण जारी है। लेखिका प्रश्न करती है कि ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि स्त्री स्वतंत्र और मुक्त है। भारतीय स्त्री पुरुष संबंध बनती बिगड़ती परिभाषा। इस लेख में समाज में स्त्री पुरुष संबंधों पर विचार करते हुए आधुनिक जीवन में इन संबंधों के औचित्य अनौचित्य पर विचार किया गया है और पति पत्नी के संबंधों के अतिरिक्त प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों पर भी विचार किया गया है। यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या आज का आधुनिक समाज ऐसे संबंधों को स्वीकारने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदी गद्य के शुरुआती दौर से ही समाज में नारियों की दशा को लेकर चिंतन शुरू हुआ। भारतेंदु युग में हम नारी चेतना को प्रस्फुटित होते देख सकते हैं। आगे चलकर महादेवी की गद्य कृतियों में स्त्री संबंधी समस्याओं पर बहुत गहन ढंग से विचार किया। श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक में वे एक तरह से स्त्री यातना के इतिहास को हमारे सामने रखती हैं। समसामयिक हिंदी गद्य साहित्य में नारी चिंतन लेख में लेखिका ने हिंदी साहित्य के आरंभिक दौर से लेकर आज तक के गद्य लेखन में जो स्त्री चिंतन उभर कर सामने आया है उसके मूल तथ्यों को हमारे सामने रखा है। खासकर साठोत्तरी महिला कथा लेखन में जो प्रश्न उभरे हैं वे महत्वपूर्ण हैं, चाहे वे कहानियां हो या उपन्यास।
इन कथा कृतियों में स्त्री मुक्ति के लिए छटपटाहट, मध्य वर्गीय स्त्री की व्यथा और विद्रोह, परंपरागत सामाजिक नैतिक विधि विधानों का निषेध दिखाई पड़ता है। लेखिका ने अपने लेख में समकालीन महिला कथाकारों की कृतियों में स्त्री की यातना और उसके विद्रोह को सामने रखा है और इसके माध्यम से नारी विमर्श के विभिन्न आयामों को बड़ी सूक्ष्मता से हमारे सामने रखा है। उनका निष्कर्ष है कि समकालीन लेखिकाओं ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय कर लिया है जिसमें स्त्री को दुखी नहीं होना पड़ेगा। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो समाज से प्रभावित होता है और समाज को प्रभावित भी करता है। समाज की बदलती सोच भी सिनेमा में दिखाई पड़ती है। यह जानना रोचक होगा कि हिंदी सिनेमा आज के दौर में स्त्री की छवि किस तरह गढ़ता है। संग्रह का एक लेख बाजारीकरण के दौर में हिंदी सिनेमा की बदलती छवि में हिंदी सिनेमा में स्त्री की कौन सी छवि अलग अलग कालखंडों में किस तरह प्रस्तुत की जाती रही है, इसकी पड़ताल की गई है। उनका मानना है कि व्यावसायिक सिनेमा में स्त्री की जो छवि प्रस्तुत की जा रही है उसका समसामयिक नारी यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी जिनमें प्रतिगामी जीवन मूल्यों पर प्रहार किया गया था और नारी यातना को दर्शाया गया था। बाद के दिनों में भी कुछ सार्थक फिल्में बनी जिनमें स्त्री जीवन के यथार्थ को दिखाया गया और समसामयिक जीवन से जुड़े स्त्री प्रश्नों और मुद्दों को रखा गया। लेकिन बाजारीकरण की प्रवृत्ति के विकसित होने के साथ सामाजिक सौदेश्यता पृष्ठभूमि में चली गई और व्यावसायिकता प्रमुख हो गई। फिर भी सार्थक फिल्में बनाने वाले कुछ निर्देशकों ने सिनेमा के पर्दे पर आधुनिक स्त्री की यथार्थ छवि प्रस्तुत की है। इस पुस्तक का अंतिम लेख है रिश्तों के बुलबुले। लेखिका ने इसमें घर को परिभाषित करते हुए घर के लोगों के मध्य के रिश्तों के ताने बाने का बड़े ही प्रामाणिक ढंग से विश्लेषण किया है और यह उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि बेटे और माता पिता, सास बहू, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य रिश्तों में आई खटास और दुराव के कारण क्या है। उन्होंने इसमें आधुनिक जीवन शैली, पति पत्नी दोनों का नौकरी पेशा होना और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त समय न दे पाने आदि को इसके लिए जिम्मेदार माना है। उन्होंने यह भी माना है कि अगर परिवार के मध्य समायोजन और परस्पर सौहार्द कम हो रहा है तो बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था एक समाधान परक कदम हो सकता है। जहां सास बहू में आपसी समझदारी है वहां परिवार बड़े मजे में चल रहा है। इस लेख के माध्यम से पारस्परिक संबंधों की बहुत अच्छी पड़ताल की गई है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखों को पढ़ते हुए हम स्त्री जीवन की त्रासदी, उनके पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों और उनसे मुक्ति के लिए उनकी छटपटाहट व बेचैनी को देख सकते हैं। समाज में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक स्त्री की दशा कैसी रही है और साहित्य में इसका प्रतिबिंबन कैसा होता रहा है, इन लेखों के माध्यम से स्त्री विमर्श से जुड़े तमाम मुद्दे हमारे सामने स्पष्ट होते हैं तथा स्त्रियां किस तरह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं इसका आकलन भी हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन पर सदियों से स्त्रियां चुप रहीं, लेकिन अब उसकी चुप्पी टूटने लगी है और साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन के माध्यम से वह मुखर हुई है और ऐसे बहुत से विषयों पर वह अपनी जुबान खोलने लगी है जो पहले उसके लिए वर्जित माने जाते थे। इन लेखों के माध्यम से हम स्त्री की लगातार बदलती हुई छवि को देख सकते हैं, साथ ही उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को भी। निश्चय ही यह कृति
पाठकों का साक्षात्कार आधी दुनिया से कराती है और उनके संघर्ष के समर्थन में उन्हें खड़ा करती है। आशा है हिंदी जगत में इस कृति का स्वागत होगा। ब्रजेंद्र त्रिपाठी, पूर्व उप सचिव, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली। मित्रों, यह 2015 में लिखा गया। जैसा कि मैंने आरंभ में भी चर्चा की थी कि यह कृति बेशक 2016 में प्रकाशित हुई, किंतु इसमें जितने आलेख हैं वे 2013 से 2015 के बीच के हैं और पुस्तक की रूपरेखा 2015 में तैयार हो चुकी थी। तो मित्रों, यह यात्रा आपको कैसी लगी? आपके सुझाव और आपके कमेंट दोनों का इंतजार रहेगा। इसे सुनते हुए यह ना भूलें कि लगभग एक दशक पहले की चर्चा है। इन पिछले 11 वर्षों में, या कहूँ कि पिछले 11 से 9 वर्षों में काफी कुछ बदलाव आया है, जिसकी चर्चा आगे फिर कभी करूंगी। अभी इस पुस्तक के माध्यम से जो बातें आप तक पहुंचाना चाहती थी, जो साझा करना चाहती थी, मुझे खुशी है कि मैं साझा कर पाई और आप सबने मेरे साथ इस यात्रा में आनंद लिया। कुछ पाया या नहीं, यह जानने की आकांक्षा बनी रहेगी। आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ विदाई।